शुभम और रवि दोनों भाई थे। उनके वालिदैन के इंतकाल के बाद दोनों ने घर का बंटवारा कर लिया। आधे हिस्से में बड़ा भाई रवि अपनी बीवी के साथ रहता था और आधे हिस्से में शुभम अपनी बीवी साधना के साथ रहता था। जैसे घर का बंटवारा हुआ था वैसे ही दुकान का भी बंटवारा हुआ था। दुकान के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। आधी दुकान में रवि स्त्री का काम किया करता था और आधी दुकान में शुभम और साधना ढाबा चलाया करते थे। आ गई बहू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपकी चाय मैं अभी चढ़ाती हूँ जेठ जी। हाँ। रवि और शुभम दोनों भाइयों में कोई रंजिश न थी। दोनों एक साथ हंसी खुशी रहते थे। भाईजान कल सुबह घर पे मुर्गा पकाने वाले हैं, आ जाना आप। हाँ हाँ, तेरी भाभी से छुप कर आ जाऊंगा। अरे जेठ जी, मैं आपके लिए और भाभी के लिए भी मुर्गा पका दूंगी। ना 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 ना, ऐसा ना करना। मैं अपनी बीवी को बखूबी जानता हूँ। वो ना मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ खाने देगी और ना खुद खाएगी। जैसा चल रहा है वैसा ही सही है। कम से कम मैं छुप छुपा कर तुम्हारे हाथ का जायकेदार खाना तो खा सकता हूँ। ठीक है जेठ जी। साधना ने रवि को चाय पेश की और फिर ढाबे का काम शुरू किया। खरीदार आने लगे। बाजी, 2 चाय और 1 ऑमलेट पाव। ठीक है भाईजान। साधना किचन संभालती और शुभम खरीदारों को। दोनों मिलजुल कर काम करते थे। सुबह से शाम तक उनका ढाबा चलता रहता और फिर शाम के समय साधना सबके लिए नाश्ता बनाती। जी जी आइए, मैंने आपके लिए स्पेशल अंडा भुर्जी बनाई है। अभी आया। साधना, रवि और शुभम एक साथ बैठकर नाश्ता किया करते थे। खुश रहो बहू, तुम्हारे जैसी बहू हर खानदान को मिलनी चाहिए। तुम जैसे शुभम की मदद करती हो, मैं भी सोचता हूँ कि काश गायत्री भी मेरी ऐसे ही मदद करती। कोई बात नहीं भाईजान, कहते हैं ना, माले में सारे मोती एक तरह के नहीं होते, वैसे ही सभी लोग अलग अलग होते हैं। अलग होना भी ठीक है। गायत्री को तो बस लड़ना झगड़ना आता है। शादी के बाद तुमसे लड़कर बंटवारा करा दिया और अब तुम अलग हो गए हो तो मुझसे लड़ती है। मेरी तकलीफ मैं ही जानता हूँ, मेरी छोड़ो। तुम दोनों के लिए मैं बेहद खुश हूँ। ऊपर वाला तुम दोनों को कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया जेठ जी। भाईजान, कल दोपहर में घर आना मत भूलना। वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। साधना के हाथ का पकाया जायकेदार मुर्गा कैसे छोड़ सकता हूँ। अगली दोपहर अपनी बीवी से छुपते छुपाते रवि शुभम के घर आया। अरे बहू, जल्दी खाना लगाओ। गायत्री को झूठ बोलकर निकला हूँ कि दोस्त के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अभी पेश करती हूँ जेठ जी। साधना ने तीनों के लिए खाना पेश किया और फिर तीनों ने मिलकर हंसी मजाक करते हुए नोश फरमाया। ऐसे ही तीनों एक साथ खुश रहा करते थे। एक रोज शुभम शहर से सामान लाने जा रहा था। भाईजान, मैं शहर से सामान खरीदने जा रहा हूँ, आप जरा साधना का ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है। रुको, 10 मिनट में काम खत्म करके वहीं चला जाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, साधना तन्हा संभाल लेगी भाईजान। हाँ हाँ, मुझे इल्म है, लेकिन मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। तू जा, हम देख लेंगे। ठीक है भाईजान। शुभम चला गया और फिर रवि अपनी दुकान छोड़कर ढाबे में काम करने चला गया। रवि कस्टमर्स की प्लेट उठाने लगा। अरे जेठ जी, रहने दीजिए, मैं करती हूँ। तुम जो कर रही हो वही करो, मैं हूं ना। थोड़ा काम मैं भी कर लूंगा और इसी बहाने तुमसे गुफ्तगू भी हो जाएगी। वो भी है। ढाबे पे कस्टमर्स आते गए और साधना ने रोज की तरह किचन संभाला और रवि ग्राहकों को देखने लगा। सब कुछ सही चल रहा था कि यकायक गैस खत्म हो गई। अरे रे रे रे, ये भी अभी होना था।
क्या हुआ बहू? जेठ जी, गैस खत्म हो गया है। ग्राहकों का ऑमलेट का ऑर्डर है। अब मैं क्या करूं? लगता है अब ग्राहकों को वापस भेजना होगा। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तुम एक काम करो, ऑमलेट बनाने के लिए अंडे मिक्स करो, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। साधना ने ग्लास में अंडा फोड़ा और उसमें नमक और मसाला, प्याज, मिर्च डालकर मिक्स करने लगी। रवि अपने दुकान से एक नई इस्त्री लेकर आया। इस इस्त्री का क्या करेंगे जेठ जी? तुमने वो बिजली से चलने वाला चूल्हा देखा है ना? जैसे वो होते हैं वैसे ही ये इस्त्री है। तुमने जो ऑमलेट मिक्स किया है वो इस इस्त्री पे डाल दो। क्या ऑमलेट बनेगा? कोशिश करके देखते हैं। रवि ने इस्त्री की वायर बोर्ड में लगाई और जब इस्त्री गर्म हुई तो साधना ने उल्टी इस्त्री पर अंडे का ऑमलेट घोलकर डाल दिया और वो अंडा पकने लगा। देखा? करीब 2 मिनट में ऑमलेट पक गया। साधना ने ऑमलेट को प्लेट में परोसा और ग्राहक के पास ले गई। अरे, ये कैसा ऑमलेट है? मुसल्लस शक्ल का। ये नया है भाईजान, आप खाकर तो देखिए। उस ग्राहक ने वो ऑमलेट खाया और उसे वो बहुत लजीज लगा। जायका तो बहुत खूब है और शक्ल भी एकदम नया। उसे देखकर दूसरे ग्राहक ने भी उस त्रिकोण ऑमलेट का ऑर्डर दिया। मुझे भी वैसा ही त्रिकोण ऑमलेट चाहिए। मुझे भी। साधना इस्त्री पर त्रिकोण ऑमलेट बनाती गई और ग्राहक चाव से उसे खाते गए। कुछ घंटों बाद शुभम सामान लेकर लौटा तो ढाबे पर लगा मजमा देखकर हैरान रह गया। अरे, ऐसा मजमा क्यों? ये मजमा जेठ जी के इस्त्री वाले ऑमलेट के लिए है। स्त्री वाला ऑमलेट? रवि ने शुभम को इस्त्री वाले ऑमलेट का किस्सा बयां किया। अरे देख, मुसल्लस ऑमलेट खाने के लिए कितना मजमा लग गया है। वाह भाईजान, आपने तो कमाल कर दिया। और फिर तीनों मिलकर ग्राहकों को ऑमलेट देने लगे। त्रिकोण ऑमलेट वाला ढाबा मशहूर हो गया। साधना और शुभम सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एक रोज रवि अपने घर पर नोश फरमा रहा था। तुमने साधना और शुभम की तरक्की के मुतालिक सुना क्या? सिर्फ सुना नहीं, देखा है। उसके ढाबे पे इतना मजमा लगा रहता है ना कि कभी कभी ख्याल आता है कि काश हमारा बंटवारा नहीं हुआ होता, हम दोनों एक साथ कमाते। मेरे पास भी बहुत पैसे होते शुभम की तरह। क्या हम एक मर्तबा शुभम से इसके मुतालिक बात कर सकते हैं? क्या बात करूं? आप कह दीजिए कि दोनों दुकान वापस जोड़कर बड़ा ढाबा खोलते हैं। लेकिन अगर फिर तुमने झगड़ा किया तो? मैं पागल थोड़ी हूँ जो आती हुई लक्ष्मी को रोकूंगी। ठीक है। रवि तो दिल ही दिल में बेहद खुश था। वो तो कब्ल से ही यही चाहता था। कुछ रोज बाद दोनों दुकानें जुड़ गई और ढाबा बड़ा हो गया। शुभम, रवि और साधना मिलकर ढाबा चलाने लगे। इस्त्री वाले ऑमलेट की वजह से न सिर्फ उनकी आमदनी में इजाफा हुआ बल्कि उनका बिखरा हुआ खानदान भी फिर से एक हो गया। मधुमती के 2 बेटे थे, अजय और विजय। अजय की शादी प्रज्ञा से हुई थी और विजय की शादी संध्या से। प्रज्ञा घर की बड़ी बहू होने के सारे फर्ज अदा करती थी, लेकिन फिर भी हमेशा प्रज्ञा की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो तालीम याफ्ता नहीं थी। मधुमती, तेरी बड़ी बहू तो बड़ा ही जायकेदार खाना बनाती है, बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ उसकी कुव्वत में नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊं, मेरी बड़ी बहू अनपढ़, कहीं कुछ पढ़ने को दो तो इसकी नानी मर जाए। ये तो ऐसी ही है, तो उसको दफा करो। मेरी छोटी बहू से मिलो, संध्या, ये ग्रेजुएट भी है और मुलाजमत भी करती है। अच्छा है। मालती को बुरा लग रहा था कि मधुमती खुलेआम प्रज्ञा की बुराई कर रही है। एक रोज की बात है, अजय और विजय घर लौटे। वो दोनों काफी फिक्र में नजर आ रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? नगर पालिका से नोटिस आई है कि हमारा घर गैर कानूनी है और जल्दी ही वो हमारा घर तोड़ने वाले हैं। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर गैर कानूनी कैसे होगा? मालूम नहीं अम्मा, कुछ समझ नहीं आ रहा।
और बस तब से अजय और विजय के अदालत के चक्कर शुरू हो गए। कुछ माह गुजर गए। आखिर अदालत ने फैसला कर ही दिया। आप लोगों का घर गैर कानूनी है और नगर पालिका जल्दी उसे तोड़ देगी। ये सुनते ही मधुमती के कदमों तले जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और अगले ही रोज विजय अजय के पास आया। भाईजान, मुझे कंपनी की जानिब से एक फ्लैट मुहैया हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्लैट थोड़ा छोटा है। उसमें हम सब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम सोच रहे थे कि मैं और संध्या शिफ्ट हो जाते हैं। अजय समझ गया था कि विजय अब अलग होना चाहता है। वो बगैर कुछ कहे ही हामी भर देता है और अगले ही रोज विजय और संध्या घर से चले गए। अजय ने एक घर किराए पर ले लिया और दूसरी जानिब उसे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। अजय बहुत ही उलझन में था। आप क्यों रो रहे हैं? ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही। एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। मुझे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। ये सुनकर प्रज्ञा भी हैरान हो गई, लेकिन उसने अजय को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आपको कब्ल से भी बेहतर मुलाजमत हासिल होगी। लेकिन किराया भी तो देना पड़ेगा ना। इतने सारे खर्चे तब तक कैसे चलाऊंगा? हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। हम दोनों क्या ही कर सकते हैं? मैं खाना बना सकती हूँ, आप फरोख्त कर सकते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इन सारी मुसीबतों का हल निकाल सकते हैं। तुम वजह फरमा रही हो। प्रज्ञा ने सारी बात अपनी सास मधुमती को बताई। तुम वजह फरमा रही हो बहू, मुश्किल के वक्त हम सबको मिलकर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन हम क्या खाने की चीज फरोख्त कर सकते हैं? बाजार में तो सब कुछ कब्ल ही फरोख्त होता है। हम कुछ न कुछ अलग तो तलाश ही लेंगे। चलिए बाजार देख कर आते हैं। प्रज्ञा अजय को अपने साथ बाजार ले गई और वो लोग हर खाने की रेडी देखने लगे। चाट, भेलपुरी, फ्रैंकी, मैगी, पराठे, सब कुछ तो कब्ल ही फरोख्त हो रहा है। क्यों ना हम इन दोनों चीजों को मिला दें? क्या मतलब? मतलब आपने मैगी फ्रैंकी तो खाई है ना, उसमें फ्रैंकी मैगी एक साथ है, वैसा ही कुछ। तो अब क्या हम मैगी पराठे फरोख्त करें? वैसे तरकीब बुरी नहीं है, सस्ते में बन भी जाएगा और फरोख्त भी बहुत होगा। वाकई? प्रज्ञा ने दुकान से कुछ मैगी के पैकेट्स खरीद लिए। प्रज्ञा ने मैगी बनाई और फिर उस मैगी को पराठे के आटे में भर के उसके पराठे बनाए। सासू माँ, चक्कर बताइए कैसा बना है? मधुमती ने एक पराठा खाया। वाह बहू, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत खूब। प्रज्ञा ने एक पराठा अजय को भी दिया। अजय तो बड़े मजे से पराठा खा रहा था। क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि कैसा बना है? बहुत खूब, एक और मिलेगा? प्रज्ञा ने अपने शौहर और सास को और मैगी के पराठे खिलाए और खुद भी खाया। सबको उसके मैगी के पराठे की तरकीब अच्छी लगी। अगले ही रोज प्रज्ञा ने बाजार में मैगी पराठे का स्टॉल खोल दिया। बाजी, ये मैगी पराठा क्या है? मैगी और पराठा की अजमेइश, खाकर तो देखो, बहुत मजेदार होता है। ठीक है, एक मैगी पराठा दे दीजिए। प्रज्ञा ने उस लड़के के लिए एक मैगी पराठा बनाया। उस लड़के ने वो चखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये तो लाजवाब है, ऐसा पराठा मैंने कभी नहीं खाया, हरगिज नहीं। उस लड़के की बात सुनकर कई और खरीदार प्रज्ञा के ठेले पर मैगी पराठा खाने आए। प्रज्ञा मैगी पराठे बनाए जा रही थी और अजय खरीदारों को देकर पैसे ले रहा था। सुबह से शाम तक दोनों थक गए और फिर अपने घर लौटे। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछो अम्मा। सुबह से खरीदार आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। हम दोनों तो थक गए, लेकिन खरीदार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज इतने रोज बाद अजय और मधुमती की शक्ल पे खुशी आई थी। अब उन्हें एक उम्मीद नजर आ रही थी। अगले रोज प्रज्ञा के स्टॉल खोलने से कबल ही खरीदार खड़े थे। प्रज्ञा धड़ाधड़ मैगी पराठे बनाए जा रही थी और खरीदारों को देती जा रही थी। अगले कई रोज तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। प्रज्ञा और अजय अपनी आमदनी देखकर हैरान थे। हमारी एक रोज की कमाई मेरे आधे माह के पगार जितनी है प्रज्ञा। सोचा नहीं था कभी इतना कमा पाऊंगा। अब तीनों खुश थे।
जल्दी ही प्रज्ञा ने काम पर कुछ और लोग रख लिए। खरीदारों में इजाफा होता ही जा रहा था और साथ ही उनके मुनाफे में भी। बस 6 महीने में प्रज्ञा और अजय ने नए घर का डाउन पेमेंट अदा किया और वो लोग अपने नए घर में आ गए। मैंने हमेशा तुम्हें कम समझा है, ये सोचकर कि तुम तालीम याफ्ता नहीं हो, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था कि तुम क्या हो। तुम्हारा हुनर और ख्वाहिश तालीम से कहीं ज्यादा बढ़कर है बेटा। तुम अजय की मदद करना चाहती थी और तुमने कर दिया। मुझे तुम पर बहुत फक्र है। प्रज्ञा की सास ने आज पहली मर्तबा उसे गले से लगाया। ये दिन प्रज्ञा के लिए यादगार था। एक किराए के घर से वो अपने खुद के घर में आ पहुँचे और ये सब प्रज्ञा के मैगी पराठे की बदौलत। मुकुंद के ताड़गोले के बाग थे। वो ताड़गोले के दरख्त पर चढ़कर ताड़गोले तोड़ता था और फिर इन ताड़गोलों को साहूकार को फरोख्त कर उससे पैसे कमाता था। अरे भाई, अब तुम ताड़गोले ज्यादा दिया करो। बाजार में ताड़गोले की मांग में इजाफा हुआ है। जी जनाब, कल से ज्यादा ताड़गोले देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मुकुंद और मयूरी की एक दुख्तर थी मीना। मीना कहाँ है? अभी यही थी, शायद अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई होगी। लेकिन आपको उससे क्या काम आ गया? अरे उसे ताड़गोले खाने थे, तो देखो उसके लिए कुछ ताजे ताड़गोले तोड़ कर लाया हूँ। तभी मीना, अरे वाह, ताड़गोले, ये सब के सब मैं ही खाऊंगी। हाँ, तेरे लिए ही लाया हूँ, आराम से खा। बरसात हो या गर्मी, मुकुंद हर मौसम में ताड़गोलों की दरख्त पर चढ़ता था। एक रोज की बात है, मुसलसल 2 रोज से बारिश रुक ही नहीं रही थी। ऊपर वाले के करम से ये बारिश जल्दी रुक जाए। आज दरख्त पर होशियारी से चढ़ना, दरख्त की शाख भी गीली होगी। हाँ, होशियारी से ही चढ़ूंगा। मैं कोई नौसुखिया थोड़ी हूँ। इल्म है आप उस्ताद हैं, लेकिन फिर भी ख्याल रखिएगा। हाँ बेगम साहिबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है। मुकुंद ताड़गोले की दरख्त पर चढ़ गया और एक एक करके होशियारी से ताड़गोले तोड़ने लगा। कुछ देर गुजर गया और फिर एकाएक मीना वहाँ पहुँची। अब्बा! मीना की आवाज सुनकर मुकुंद का तवज्जो ही नहीं रहा और वो फिसलकर सीधा दरख्त के नीचे गिर गया। अब्बा! मीना ने फौरन कुछ गांव वालों को आवाज लगाई। सब दौड़े चले आए। चाचा, अब्बा गिर गए। गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मुकुंद का ऑपरेशन किया गया, लेकिन अब वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। अब क्या होगा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? आप फिक्र मत कीजिए जी, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। ऊपर वाले ने हमें तकलीफ दी है तो वो ही हमें रास्ता भी दिखाएगा। लेकिन कैसे? मैं अपाहिज बन गया हूँ। इससे बेहतर कि ऊपर वाला मुझे मार ही देता। ऐसा ना कहिए, आप ही हमारी जिंदगी है। मयूरी और मुकुंद परेशान थे कि अब उनकी आगे की जिंदगी कैसे बसर होगी। कुछ रोज बाद मुकुंद को घर लाया गया। मयूरी और मुकुंद के बचत किए हुए सारे पैसे उसके इलाज में खत्म हो गए। मैं कहीं काम तलाशती हूँ। तुम बाहर और घर का काम तन्हा कैसे संभालोगी? मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। कोई तो ऐसा काम होगा जो मैं इस हाल में भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप आराम फरमाइए। नहीं मयूरी, मैं ऐसे तुम पर बोझ नहीं बन सकता। फिर ऐसी हालत में आप क्या कर सकते हैं? कुछ तो जरूर होगा ही। अगले रोज से मयूरी ने काम तलाशना शुरू किया। वो कई दुकानों और कंपनियों में गई, लेकिन उसे कहीं मुलाजमत हासिल नहीं हुई। मुझे कोई काम तो नहीं हासिल हो रहा। सोच रही हूँ कोई कारोबार ही कर लूं। कैसा कारोबार? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? आज बाजार में पकौड़ी की दुकान देखी थी। काफी हुजूम जमा था। मैं भी तो अच्छे पकौड़े बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं भी पकौड़े फरोख्त करूँ? कर तो सकती हो, लेकिन सभी लोगों को पकोड़े उसी दुकान के पसंद हैं, तो तुम्हें कुछ नए तरीके से पकोड़े बनाना चाहिए। कैसे तरीके?
जैसे चाइनीज पकोड़े हैं जो बच्चों को बेहद पसंद आते हैं, वैसा ही कुछ नया। वैसा कुछ मीना तू बता, तुझे और क्या खाना पसंद है? मुझे तो मैगी पसंद है। मैगी पकौड़ा कैसा रहेगा? मैगी के पकोड़े भी बनते हैं क्या? हाँ, वो भी बहुत कुरकुरे। जा मीना, दौड़कर एक पैकेट मैगी लेकर आ। मीना मैगी खरीदने चली गई और कुछ देर बाद 2 मैगी के पैकेट ले आई। मीना ने मैगी को उबाला और फिर उन्हें सुखाकर उसमें कुछ मसाले मिलाकर कढ़ाई में मैगी पकौड़े तलने लगी। मीना एकटक अपनी वालिदा के हाथों को देख रही थी। जैसे ही मैगी के पकौड़े तलकर बाहर आए, मीना ने झट से एक पकौड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल दिया। अरे अरे, गरम है। बहुत जायकेदार है अम्मी, वाह। मीना ने एक मैगी का पकौड़ा अपने वालिद को भी दिया। ये तो वाकई जायकेदार है। हाँ, मैंने कहा था ना कि बहुत जायकेदार बनते हैं। क्या ये मैगी के पकौड़े बाजार में फरोख्त होंगे? हाँ हाँ, यकीनन, ये तो आग लगा देंगे। मयूरी ये सुनकर खुश थी। कुछ रोज बाद मयूरी और मुकुंद ने मिलकर बाजार में मैगी के पकौड़े का स्टॉल लगा दिया। ये क्या है आंटी? मैगी पकौड़ा। मैगी के पकौड़े? हाँ, एक प्लेट दीजिए मुझे। हाँ हाँ, लो बेटा। मयूरी ने उस लड़की को मैगी के पकौड़े दिए। वाह, कितना जायकेदार है। आज तक ऐसे पकौड़े कहीं नहीं खाए। उस लड़की को देखकर कई और लोगों ने मयूरी के मैगी पकौड़े चखे। चाची, ये तो मस्त है। मुकुंद मैगी पकौड़े तलने में मयूरी की मदद कर रहा था। वो अपाहिज था। पहले ही रोज मयूरी और मुकुंद की अच्छी खासी कमाई हो गई थी। वो लोग खुशी खुशी घर लौटे। सोचा नहीं था कि हमारी इतनी अच्छी आमदनी होगी। इस गमज़दा जिंदगी में यही एक खुशी है। अब्बा, आप फिक्र ना कीजिए, हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे। आप भी ठीक हो जाएंगे। पूरे खानदान में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। सब मिलकर और मेहनत से कोशिश करने लगे। उनका मैगी पकौड़े का कारोबार भी चल पड़ा था। खरीदारों का हुजूम लगने लगा और साथ ही उनकी आमदनी में भी इजाफा होने लगा। मैगी पकौड़े जल्द ही मशहूर हो गए। उनकी आमदनी में इतना इजाफा हुआ कि मुकुंद का अच्छे से अच्छा इलाज शुरू हो गया। इस ट्रीटमेंट से उम्मीद है मुकुंद जी आप चल पाएंगे। कुछ जरूरी सर्जरी करनी होंगी, लेकिन आपका जिस्म इस ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है। ये खबर भी उस खानदान के लिए अच्छी थी। 6 माह बाद आज मयूरी ने मैगी पकौड़ी की बड़ी दुकान खोल ली और इस खुशी को दोगुना मुकुंद ने किया। आज कुछ पलों के लिए ही सही, वो डगमगा कर खड़ा हुआ। ये उम्मीद की वो रोशनी है जो दिखाती है कि मुकुंद बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और ये सब इनके एक मैगी पकौड़ी की बदौलत मुमकिन हुआ। और आगे भी ये मैगी पकौड़ा धूम मचाता ही रहेगा।